जानेंगे कि सहसंबंध क्या होता है। सहसंबंध की परिभाषा, दो चरराशियों का पारस्परिक संबंध सहसंबंध कहलाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक में परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करता है। ये जो है परिभाषा गिलफोर्ड ने बताई है कि सहसंबंध की क्या परिभाषा है। दूसरी डेफिनेशन है लेथरॉप के अनुसार सहसंबंध दो चरराशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहसंबंध क्या है, जो दो चरराशियां हैं जो आपस में वो किस तरह से संबंधित है एक दूसरे से, उनमें जो संबंध पाया जाता है वही सहसंबंध है। सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध तीन प्रकार का होता है। पहला क्या है, धनात्मक सहसंबंध, दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, तीसरा है शून्य सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जो दो चरराशियां हैं, अगर एक चरराशि के बढ़ने से, ठीक है, दूसरी चरराशि भी बढ़ती है या एक चरराशि के घटने से दूसरी भी चरराशि घटती है, तो वो संबंध कैसा कहलाता है, धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध कि जब एक चरराशि घटती है तो दूसरी क्या होती है, बढ़ने लगती है, और अगर दूसरी बढ़ती है तो पहली चरराशि क्या होती है, घटने लगती है। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये। शून्य सहसंबंध, इसमें जो है दोनों चरराशियों के किसी के भी घटने या बढ़ने से कोई दूसरी राशि प्रभावित नहीं होती है, कि यदि एक चरराशि घट रही है तो दूसरी चरराशि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, शून्य सहसंबंध। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि सहसंबंध की गणना किस प्रकार से की जाती है। देखते हैं कि सहसंबंध गुणांक का क्या महत्व है। सबसे पहले क्या है, सहसंबंध गुणांक के द्वारा छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, गुणों एवं विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यानी इसके द्वारा किन्हीं भी विशेषताओं का, गुणों का हम तुलनात्मक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सहसंबंध गुणांक के द्वारा बालकों के विषय में पूर्वानुमान किया जा सकता है ना, कि वो पढ़ने में कैसे है, कि गणित में उनकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि कोई किसी भी बच्चे के अगर गणित में अच्छे अंक आ जाएंगे तो वो अच्छा करेगा। तीसरा क्या है, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो उस समय हमें सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। चौथा क्या है कि जब हम परीक्षण की वैधता निर्धारित करते हैं तब हमको सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता पड़ती है, कि हम उसका सहसंबंध गुणांक निकालकर देखते हैं कि परीक्षण वैध है या नहीं है। पांचवा क्या है, तत्व विश्लेषण में इसकी आवश्यकता पड़ती है, कि जब हम तत्व विश्लेषण करते हैं तो हमें सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। सहसंबंध की गणना विधियां, तीन तरह से इसकी गणना की जाती है, तीन प्रकार से। पहला क्या है, श्रेणी क्रम विधि द्वारा सहसंबंध की गणना, दूसरा लाभ विधि द्वारा सहसंबंध की गणना करना, तीसरा प्रोडक्ट मोमेंट विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना करना, ठीक है। ये तुम्हारी सहसंबंध की गणना किस प्रकार से करते हैं। विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना, इसका सूत्र है रो बराबर 1 - 6 × सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर - 1। यहाँ पर रो बराबर श्रेणी क्रम विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक, d स्क्वायर क्या है, क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग है, n है, n बराबर आवृत्तियों की कुल संख्या। अब हम एक सवाल देखते हैं कि किस तरह से सहसंबंध गुणांक की गणना की जा सकती है। सहसंबंध की गणना, श्रेणी क्रम विधि द्वारा सहसंबंध की गणना। आपका
कि सहसंबंध गुणांक क्या है। तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, टेस्ट ए रैंक R1, हम इसमें जो है जो सबसे अधिक नंबर है जिनके, उनको क्या देंगे, फर्स्ट रैंक। तो इसमें क्या हो गया, 60 सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1। फिर इसके बाद क्या है, 60 के बाद 50, इसको 2। फिर 40, इसको क्या हो, तीसरी रैंक प्राप्त हुई। फिर 40 के बाद 35 को चौथी। 35 के बाद जो है आया 25, इसको 5वीं रैंक प्राप्त हुई। 25 के बाद 20 को 6ठी रैंक प्राप्त हुई। 20 के बाद 18 को 7वीं और 10 को कितनी रैंक प्राप्त हुई, 8वीं। ये हमने जो पहला टेस्ट है उसमें सबको रैंक दे दी। अब हम टेस्ट बी में भी इसी तरह से रैंक देंगे। इसमें सबसे ज्यादा अंक कौन से है, 75। तो 75 को क्या मिल गया, फर्स्ट, 1 नंबर सबसे ज्यादा है। 75 के बाद क्या है, 65, इसको दूसरी रैंक मिल गई। 65 के बाद क्या है, 55, इसको तीसरी रैंक मिली। 55 के बाद 45, इसको चौथी। 45 के बाद है 30, 30 को 5वीं रैंक मिली। 30 के बाद 25, इसको 6ठी रैंक मिली। 25 के बाद जो है 17, इसको 7वीं। फिर 15 को 8वीं रैंक मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों टेस्टों की रैंक ज्ञात कर ली, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 में से 3 क्या, कितना बचा, 1। 3 में से 1 क्या, 2, 1, 1, ठीक है, ये 0 हो गया। 4 में से 2 क्या, 2, 5 का 0 हो गया। 7 में से 6 क्या, 1, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 1 का 1 तो 1 ही रहेगा, 2 दूना 4, फिर 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 1 का 1। अब हम सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 8, 2 10, 2 12, ये d स्क्वायर हो गया। d स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया, 12। अब हम सूत्र में इसको रख देंगे। तो सूत्र हमारा क्या है, रो बराबर 1 माइनस सिग्मा, 1 माइनस सिग्मा डी, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में रख लो मान 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी का क्या हो गया, ये सिग्मा डी स्क्वायर का हो गया 12, ठीक है। n हमारा कितना है, छात्रों की संख्या कितनी है, 8। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे कितना आया, 12 छक 72 बटे 8 ऐसे ही आएगा, इंटू 8 8 64 हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस कर देंगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 72, अब इसको गुणा करके रखिए, 72 बटे 504। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 0.1428। आगे बाद में बना कोई नहीं, अब पूरा आंसर आएगा 0.86 आंसर 0.86, ठीक है।